इस देश ने कई चुनाव देखे, लेकिन 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर उनके खिलाफ जिस तरह का झूठ बोला गया, जिस तरह का भ्रम फैलाया गया, बस वो देश ने शायद ही कभी देखा होगा। और आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के एक और महाझूठ ने प्राण त्याग दिए। भाई, ये लोग कहे थे मोदी संविधान खत्म कर देंगे, नहीं हुआ ना। इन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, नहीं हुआ ना। वो झूठ तो मर ही गए, लेकिन आज एक और बड़ा झूठ मर गया। इस झूठ की उम्र करीब 2 से 3 महीने की थी। यह झूठ चुनाव के वक्त जबरदस्त फिट था, जबरदस्त हिट था। इस झूठ के सहारे इंडी गठबंधन ने जनता को खूब डराया, लेकिन आज जैसे ही कई राज्यों में उपचुनाव के लिए जनता ने वोट डाला, वैसे ही इस झूठ की सांसें भी उखड़ गई। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस ने क्या झूठ माहौल बनाया था, आपको याद है? इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार चुनाव जीत गए तो फिर देश में कोई चुनाव ही नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत जाएंगे तो तानाशाही पर उतर आएंगे। और यही डर दिखाकर जनता से कहा गया कि उनके पास यह वोटिंग का आखिरी मौका है। जनता को डर दिखाया गया कि अपने वोट को बचाने के लिए वोट कीजिए। कहा गया कि नरेंद्र मोदी जीते तो संविधान खत्म कर देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे। अगर नरेंद्र मोदी जीते तो फिर इसके बाद देश में कोई चुनाव ही नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जीत भी गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, सरकार को महीना भर भी हो चुका और देश में चुनाव हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन कोई पूछे इंडी अलायंस और इनके इकोसिस्टम से कि बॉस कितने झूठे हो यार, कितना झूठ बोले कि नरेंद्र मोदी अब चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव नहीं होने देंगे तो आज उपचुनाव के लिए वोट कैसे पड़े? आज जो उपचुनाव में के लिए वोटिंग हुई है और जो चुनाव आगे होने वाले हैं, उसकी विस्तार से बात करूंगा। केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है यह भी बताऊंगा। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहले उपचुनाव हुए और इन चुनाव में एनडीए और इंडी अलायंस का टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा यूपी में नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी का भी जल्द एक और टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में भी आज बात होगी। और इस टेस्ट में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की नई ताकत का भी टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा देश में एक नेता है अरविंद केजरीवाल, जिनका टेस्ट ही खत्म नहीं हो रहा। चुनाव से लेकर अदालत तक अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा जारी है और कैसे जेल में बैठे केजरीवाल का सबसे बड़ा टेस्ट आज शुरू हो गया है, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि किन राज्यों में आज उपचुनाव के लिए वोट पड़े हैं। बंगाल की 4 सीटें, जिसमें रायगंज, रानाघाट, दक्षिण, बगदा और माणिकताला, ये 4 सीटें थी। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। उत्तराखंड की 2 सीटें, बद्रीनाथ और मंगलौर। मध्य प्रदेश की 1 सीट है, अमरवाड़ा। और पंजाब की 1 सीट, जालंधर वेस्ट के अलावा बिहार की 1 सीट रुपौली है, जहां पर आज वोटिंग हुई। और तमिलनाडु की 1 सीट विक्रामबंदी। इन 13 सीटों पर आज वोटिंग हो गई। इसमें ज्यादा वो सीटें हैं जो विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां विधायक के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इन 13 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन की सीधी टक्कर है। 13 सीटों पर पिछली बार के नतीजे भी आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चले कि क्यों इसको टेस्ट कह रहा हूं मैं, कि क्या स्थिति है नहीं है पता चलेगा। 7 राज्य और 13 सीटें जिन पर आज वोटिंग हुई है, 13। इसमें पिछले बार का पिछला रिजल्ट क्या था? पिछला रिजल्ट जो रहा था इन सीट्स पर, वो ये था कि इंडी अलायंस को अगर आप देखेंगे तो 5 सीट आई थी। एनडीए को अगर आप देखेंगे तो 4 सीट आई थी। और इंडिपेंडेंट, निर्दलीय जो होते हैं, उन कैंडिडेट ने इसमें से 3 सीटें जीती थी और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। यह रहा था इन 13 सीटों का हाल। यानी इंडी अलायंस क्या अपनी 5 सीट बचा पाती है, बढ़ा पाती है, एनडीए 4 सीट बचा पाती है या बढ़ा पाती है, या फिर बीएसपी कुछ गेम करती है, यह सब देखने वाला लायक रहेगा। 13 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा हलचल बंगाल में। बंगाल में चारों सीट जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया है। बंगाल की जिन 4 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के विधायक पाला बदलकर टीएमसी में आ गए थे और लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि टीएमसी के 3 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन टीएमसी ने पाला बदलकर आए नेताओं पर उपचुनाव में फिर से भरोसा जता दिया है। टीएमसी ने रायगंज सीट पर कृष्ण कल्याणी को मौका दिया है, जो साल 2021 में यहां से बीजेपी की टिकट पर जीते थे।
इसी तरह रानाघाट दक्षिण सीट पर टीएमसी ने मुकुटमणि अधिकारी को उतारा है, जो साल 2021 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। इसके अलावा माणिकताला सीट पर टीएमसी के विधायक साधन पांडे का निधन हो गया। उनकी जगह टीएमसी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से टीएमसी का मनोबल हाई है, लेकिन उपचुनाव में ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। पहला फैक्टर यह है कि 4 में से 3 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। दूसरा फैक्टर यह है कि बीजेपी से बगावत कर टीएमसी में गए तीनों पूर्व विधायक अभी लोकसभा चुनाव में हारे हैं। तीसरा फैक्टर यह है कि लोकसभा चुनाव में 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को अच्छी बढ़त हासिल हुई थी। अगर उपचुनाव में बीजेपी जीत गई तो यह न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए बल्कि इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। बंगाल में चुनाव कराना अपने आप में एक चुनौती रही है। आज उपचुनाव में भी हिंसा की खबरें आ गई। मतलब चुनाव हो और बंगाल से हिंसा की खबर ना आए, ऐसा तो होता ही नहीं आजकल। बंगाल की बगदा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को कुछ लोगों ने घेर लिया, उनकी कार पर पत्थर मारकर हमला कर दिया। आप तस्वीर देखिए बॉस। बीजेपी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि जब वो पोलिंग बूथ पर गए तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमले की कोशिश की। उनकी गाड़ी पर पत्थर तक बरसाए गए। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि बीजेपी की यह अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी। बंगाल में चुनाव से पहले भी हिंसा की खबरें आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रानाघाट दक्षिण विधानसभा में बीजेपी के पंचायत मेंबर के घर पर टीएमसी के 30 से 35 कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बीजेपी ने बताया कि उनके पोलिंग एजेंट के घर पर आज सुबह तोड़फोड़ हुई, फायरिंग हुई और इसी तरह मंगलवार की रात को 30 से 35 नकाबपोश लोगों की भीड़ ने बीजेपी नेताओं के घर को टारगेट किया, वहां तोड़फोड़ की। टीएमसी ने इन सभी आरोपों से हमेशा की तरह इनकार किया है। बंगाल पुलिस ने बताया कि उसने इस घटना में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश की सीटें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश का उपचुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पर पहली बार सिटिंग सीएम ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा सीट से कैंडिडेट है, इसलिए उपचुनाव में सीएम सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की वोटिंग हुई है। इनमें देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर की विधानसभा सीट शामिल है। ये तीनों सीटें निर्दलीय विधायकों को पिछले बार मिल गई थी जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। वैसे उपचुनाव से सुक्खू सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनके 38 विधायक ऑलरेडी हैं और बीजेपी के 27 ही विधायक हैं। अगर कांग्रेस तीनों सीट हार भी जाती है तो सरकार के पास नंबर बने रहेंगे, लेकिन विपक्ष में बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी और फिर सरकार पर दबाव भी बनेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि अभी लोकसभा में हिमाचल की सारी सीटें गंवाई और उपचुनाव में भी अगर सीट चली गई तो बड़ी थूथू होगी। कांग्रेस के लिए चैलेंज यह है कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव में उसे चारों सीट पर हार के बाद उपचुनाव में हर हाल में जीत हासिल करके दिखानी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हिमाचल की कांग्रेस सरकार में बहुत उथल पुथल हुई है और इसके कई विधायक बागी हो गए थे। उधर बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है कि उपचुनाव में 3 सीटें जीतकर और सीएम की पत्नी को चुनाव में हराकर वो विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाए, कांग्रेस की राज्य सरकार पर और दबाव बढ़ाए। भाई अगर मुख्यमंत्री की पत्नी हार गई तो मैसेज चला जाएगा कि सरकार को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। इसी तरह से उत्तराखंड की जिन 2 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनमें एक सीट तो बद्रीनाथ की है जहां कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए थे, इस वजह से उपचुनाव हो रहा है। बद्रीनाथ की यह सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बद्रीनाथ चारधाम तीर्थ स्थान और जोशीमठ जैसे धार्मिक केंद्र हैं। बीजेपी चाहती होगी कि बद्रीनाथ की सीट जीतकर अयोध्या में हुई हार की कसर इंडी गठबंधन से निकाल ली जाए। इसी तरह से उत्तराखंड की दूसरी सीट मंगलौर, जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलौर मुस्लिम बहुल सीट है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और इसके साथ दलित और जाट वोट भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। मंगलौर की सीट 2022 के चुनाव में बीएसपी के सरवत करीम अंसारी ने जीती। उनके निधन पर सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हुआ है। बीएसपी ने यहां से करीम अंसारी के बेटे को टिकट दिया था और कांग्रेस ने पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया। बीजेपी ने मंगलौर की सीट पर एक पैराशूट कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना को उतारा जो हरियाणा के नेता हैं। बिहार में भी जबरदस्त मुकाबला है। यहां एक सीट पर उपचुनाव की लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच साख की लड़ाई बन गई है। और रुपौली सीट पर आरजेडी ने फिर से बीमा भारती को उतारा है। बीमा भारती को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था, वही पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ लड़ने के लिए, और वहां निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने इनको हरा दिया था। रुपौली सीट पूर्णिया लोकसभा में ही आती है।
यहां से पिछली बार बीमा भारती जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीती थी, फिर जेडीयू को छोड़कर वो आरजेडी में चली गई और लोकसभा चुनाव लड़ा। कमाल की बात यह है कि चुनाव में बीमा भारती को हराने वाले पप्पू यादव उपचुनाव में बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू ने रुपौली सीट से कलाधर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जो साल 2020 में रुपौली सीट पर निर्दलीय लड़े थे। लेकिन रुपौली में चुनावी लड़ाई में और एक ट्विस्ट है। इस सीट पर शंकर सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे शंकर सिंह कौन है भाई? शंकर सिंह पूर्व विधायक है और साल 2020 में इस सीट से दूसरे नंबर पर थे। यानी इस सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 7 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे तो शनिवार तक क्लियर हो जाएंगे। अगली बड़ी लड़ाई अभी यूपी में भी है, जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें मैनपुरी की करहल की सीट है, जो अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बन जाने के बाद इस्तीफे से खाली है। इनमें अयोध्या की मिल्कीपुर है, जहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अयोध्या का लोकसभा चुनाव जीत गए तो वो खाली हो गए। इनमें कानपुर की सीसामऊ सीट है, जो सपा के विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में सजा मिलने के बाद खाली हो गई। इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, जहां से सपा के जियाउर रहमान विधायक थे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव जीत गए। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट है, जहां से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, जो अब अंबेडकर नगर के सांसद बन गए। 10 सीटों में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी है, जहां से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो अब बिजनौर से सांसद हो गए। इसके अलावा फूलपुर की विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो अब सांसद बन गए। साथ ही मंझवा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहां से निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद बिंद अब भदोही से बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा गाजियाबाद सदर सीट पर अतुल गर्ग विधायक थे, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव होगा, जहां पर बीजेपी के विधायक रहे अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए। उपचुनाव की इन 10 सीटों का गणित भी समझ लीजिए। इनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जिनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ की सीट है। 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, गाजियाबाद सदर, खैर और फूलपुर। मंझवा की सीट बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के पास है और मीरापुर की सीट आरएलडी के पास थी, जो अब बीजेपी की सहयोगी है। यानी 5 सीटें इंडी गठबंधन के पास हैं, 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास हैं। यानी यहां भी मुकाबला कांटे का है और जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। यह उपचुनाव यूपी के सीएम के लिए लोकसभा चुनाव में मिली हार से कमबैक करने का बड़ा मौका माना जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा दी है। उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। सीएम योगी की मौजूदगी में बनी रणनीति के तहत 10 सीटों के लिए 16 मंत्रियों की टीम उतार दी गई है। खास तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटों पर यूपी सरकार में सीनियर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। जैसे मैनपुरी की करहल सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को दे दी गई है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह को सौंपी गई है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट का जिम्मा कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अपना दल एस के कोटे से राज्य मंत्री आशीष पटेल को दिया गया। आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। इसी तरह मुरादाबाद की कुंदरकी सीट के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री जेपीएस राठौर को प्रभारी बनाया गया। कानपुर की सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को सौंपी गई। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह पिछले चुनाव में अपनी जीती हुई सीटों पर कब्जा बनाए रखने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को मैदान में उतार दिया कि जाओ देखो कैसे क्या करना है। जैसे गाजियाबाद सदर सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा को दे दी गई, जो गाजियाबाद की ही साहिबाबाद सीट से विधायक है। प्रयागराज की फूलपुर सीट के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को प्रभारी बना दिया गया। अलीगढ़ की जो खैर सीट है, उसका जिम्मा कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को सौंपा गया। इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों की जीती हुई 2 विधानसभा सीटों पर भी दोबारा जीत का प्लान तैयार किया। इसके लिए मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए आरएलडी कोटे से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को प्रभारी बनाया गया, जबकि मिर्जापुर की मझवा सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को दे दी गई है। यानी यूपी में इस उपचुनाव में जबरदस्त जोर लगा रही है बीजेपी। यूपी में कमबैक के लिए योगी लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। आज ही सीएम योगी ने यूपी में लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र बांट दिए, जो काफी समय से लटके हुए थे। लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र क्लियर करने के साथ ही सीएम योगी ने सपा का पुराना राज याद दिलाया कि चाचा भतीजे के जमाने में क्या होता था।
सुनिए सीएम योगी ने चाचा भतीजे पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने तो उपचुनाव के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन अखिलेश यादव कौन सा बैठने वाले हैं, वो भी पूरी तैयारी टाइट किए हुए हैं। जैसे अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव में उतार सकते हैं, कहा जा रहा है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से अखिलेश यादव लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट दे सकते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव अमरनाथ मौर्य को उतार सकते हैं। अमरनाथ मौर्य ने फूलपुर लोकसभा सीट मजबूती से लड़ा था और कम वोटों के अंतर से हारे थे। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़कर ही सांसद बने हैं। यहां से वो अपने परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को उतार सकते हैं। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के पौत्र हैं और मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव उपचुनाव की सीटों पर अपने नेताओं से रिपोर्ट भी ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव उपचुनाव में भी पीडीए की रणनीति के तहत ही उतरेंगे माना जा रहा है। इधर इंडी गठबंधन और एनडीए का टेस्ट होना है, दूसरी तरफ देश में एक ऐसी पार्टी और ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति अलग ही लेवल पर चल रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। शराब घोटाले में ईडी ने जो नई चार्जशीट दाखिल की है उसमें 38 आरोपियों का नाम है। इसमें 37वें नंबर के आरोपी के रूप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम दर्ज है और 38वें आरोपी के रूप में आम आदमी पार्टी का भी नाम दर्ज है। सोचिए, जो पार्टी और नेता राजनीति बदलने आए थे उनकी हालत यह हो गई कि देश में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाकर उसका नाम चार्जशीट में डाला गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है। उन्हें गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया है। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक है, इस वजह से पार्टी के हर काम के लिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत 100 करोड़ में 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया था। शराब घोटाले के आरोपों के मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट ने 17 मई को दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 12 जुलाई का प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल के 11 बार बयान दर्ज किए गए और वो कई बार सवालों के गोलमोल जवाब देते दिखे।